जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे फ्रेंड, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस बड़ी। और मैं ऋतिक शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का, आपका फिजिक्स का टीचर। दोस्तों, आप लोग हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। आपके इसी सपोर्ट से हमें अंदर से ये मोटिवेशन मिलता है कि हम चाहे कैसे भी स्थिति में हो, आप लोगों के लिए पर डे आप लोगों को ऐसा कंटेंट मिलना चाहिए कि आप लोग उस कंटेंट को पढ़ो तब अंदर से खुशी निकले मेरे भाई कि हाँ, आज हमने कुछ पढ़ा है, हमने आज कुछ नया सीखा है। तो हमारे जब हम इस कंटेंट को बनाने बैठते हैं तो हमारे अंदर यही होता है कि हाँ, बच्चों को अच्छा से अच्छा कंटेंट उन्हें उनके पास जाना चाहिए। ठीक है, तो और भाई आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए अपना जो ग्रुप है उसका लिंक वीडियो नीचे दिया गया। तो यू हैव टू जस्ट scroll down the video, then you will get the link, then you will join our telegram, then you will get the pdf. Okay, so and our topic is आज का अपना टॉपिक है वो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, मैं हिंदी में जो अपना जो ये क्वेश्चन उनको पढ़ूंगा, इंग्लिश में आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी आप सभी को पता है कि एज यूजुअल कि आप लोगों को सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। और अगर आप जब भी आपका एग्जाम निकले तो एग्जाम निकलने के बाद आप लोगों के फेस 2 और मेडिकल की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आपने हमको बड़ा भाई माना, उसी प्रकार उसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए हमेशा साथ खड़े थे, हमेशा साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, बाकी अगर जो आपको अधिक जानना है तो जो उसके लिए अपना जो पोस्ट है उसको पढ़ लेना। ठीक है, आओ देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। भाई कुछ अच्छे क्वेश्चन भी होंगे और कुछ इजी क्वेश्चन भी होंगे, तो बस वीडियो लास्ट तक देखना ये भाई। और भाई जो मैं आंसर पूछूं उनका कमेंट करना है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनमें से मेरे एक दो का स्टूडेंट का तो मेरे को नाम भी याद है। एक का नाम अंकित कुमार और एक का नाम ऋतिक सैनी और एक का नाम और है, उसका शायद कुछ मतलब कुछ बहुत बड़ा नाम है शायद, तो वो नाम मेरे को अभी वो नहीं रिकॉल नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो। ठीक है, तो भाई ये स्टूडेंट है जो मेरे हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। बहुत खुशी लगती है यार, अपना पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपको भी ये कर्तव्य बनता है कि हर एक स्टूडेंट वीडियो नीचे कमेंट करे, जिसका भी आंसर सही होगा उसका मैं नाम अगली वीडियो में अनाउंस करूँगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन की आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है कि यदि एक तांबे की छड़ में दिष्ट धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। अब भाई इसमें एक जो ये वर्ड लिखा है दिष्ट धारा, इसकी वजह से कंफ्यूज हो सकते हैं। जो ये डीसी करंट लिखा है इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट मेरे भाई कंफ्यूज नहीं होना है। क्या आपने अभी तक कहीं पर यह पढ़ा है कि एसी करंट की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? कहीं पढ़ा है? अभी तक आपने नहीं पढ़ा सर। तो भाई ये एसी डीसी केवल आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको चेक करने के लिए है कि हाँ, बच्चे ने जो पढ़ा है क्या उन्होंने उस चीज को गौर से पढ़ा है। आप इससे कंफ्यूज हो सकते हो, मेरे को पता है आप 100% इसमें कंफ्यूज हो गए, बट कंफ्यूज नहीं होना मेरे दोस्त। चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, कोई सी भी करंट हो, चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा उत्पन्न होगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ये है कि तांबे की छड़ है उसके द्वारा। देखो तांबे की छड़ अगर वो ठोस है, इसमें अपने पास दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो तांबे की छड़ अगर वो ठोस है, देखो छड़ है तो ऑब्वियसली वो ठोस होगी। अगर वो ठोस है तो उसके अंदर भी होगा, उसके बाहर भी होगा। बट अगर खोखला हो, मानो कि अगर ये मार्कर आपसे पता है कि ये मार्कर अंदर से मतलब जब ये मार्कर के अंदर जो उपस्थित है उसको मैं बाहर निकाल दूं तो ये मार्कर अंदर से खोखला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर खोखले मार्कर की अगर मैं बात करूं तो अंदर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, केवल बाहर होगा। यानी कि अगर ठोस चालक पदार्थ हो तो उसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसके बाहर भी होता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, चलो कारण बता देता हूं आप लोगों। तो इसके पीछे का कारण बेसिकली यही है कि जो खोखला जो अपने पास वायर होता है या फिर खोखला पाइप होता है, उसके अंदर जो धारा है वो अनुपस्थित होती है। यानी कि इट्स रीजन इज दैट कि द करंट इज एब्सेंट, ओके, इन दी होलो वायर, ओके, बट इन दी सॉलिड वायर द करंट इज प्रेजेंट। ओके, तो ये इसके पीछे का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, इसमें छड़ के अंदर और बाहर दोनों होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या है कि एक लंबे पाइप अर्थात खोखले तांबे के बेलनाकार पाइप में दिष्ट धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अभी बता चुका हूं कि अगर खोखला है तो उसके केवल बाहर होगा, अंदर नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन की केवल पाइप के बाहर होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक छोटे डीएल लंबाई के चालक में से आई धारा बह रही है, तो इससे आर दूरी पर स्थित को चुंबकीय क्षेत्र डी वेक्टर अपना वो है, तो उसका वेक्टर रूप क्या हुआ। यानी इसमें आपको बेसिकली ये पूछा है कि जो बायो-सावर्ट का जो नियम होता है तो उसके नियम के द्वारा हमें जो चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक हमें प्राप्त होता है, वी गेट दी, हमें जो व्यंजक प्राप्त होता है उसका वेक्टर फॉर्म क्या है, बस यही पूछिए। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। सर देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको माइंड में कैसे करना है। देखो मेरे को पता है कि ऐसे तो उसमें आर स्क्वायर होता है नीचे, यानी कि अगर बिना वेक्टर फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो उसमें नीचे आर स्क्वायर होता है, बट अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो उसमें नीचे आर क्यूब आएगा। तो कौन से ऑप्शन में आर क्यूब है? ऑप्शन नंबर डी में आर क्यूब है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाए। ऐसे भाई ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जाता है माइंड के अंदर। अगर इसको आपको पीछे की आपको कैलकुलेशन जाननी है तो थोड़ा बता देता हूं। देखो भाई अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट का लॉ क्या बोलता है, वह यह बोलता है कि अगर एक अल्पांश डीबी है उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, एक अल्पांश भाग द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र वो भी अल्पांश होता है, वो क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, आई डीएल साइन थीटा
बटा आर स्क्वायर। यानी ये होता है एक एक अल्प, मानो अल्प का मतलब ये होगा कि अगर ये मार्कर बहुत बड़ा वायर है तो इस मार्कर में यहाँ से लेकर यहाँ थोड़ा सा अगर टुकड़ा में काट लेता हूँ तो उस अल्प भाग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो भी अल्प होगा, तो उसका मान ये है। बट ये तो अपना एक ओरिजिनल रूप है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को पता है कि सर क्या म्यू नोड वेक्टर क्वांटिटी होती है कि सर नहीं होती है, क्या आई वेक्टर क्वांटिटी होती है सर नहीं, आई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है अपनी, ठीक है। यानी आई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है क्योंकि आई सदिश रूप है। इसका मतलब ये होगा सर जो डीएल है वो अपना वेक्टर होता है, यानी जो वेक्टर लगेगा वो डीएल के साथ लगेगा। बस इसमें कुछ नहीं करना आप सभी को, बस इतना करना है सर, म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3। अब ये कहाँ से आया, देखो यहाँ पर आप एक आर केप लगाते हो, ठीक है। उसी आर केप को हमें चेंज करना पड़ता है। आर केप क्या होता है सर, आर केप अपने पास होता है कि जो मैग्नीट्यूड है उसमें उसके जो अपने पास वेक्टर है उसमें उसके मैग्नीट्यूड का भाग लगा दो, बस यही है। बस मैंने उसको थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया। अगर आपको इसको याद रखना चाहो तो याद रख लेना, अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बट मैं तो कहूँगा भाई याद रखना, ठीक है। बस इतना याद रख लेना कि नीचे आर क्यूब आता है, उस हिसाब से अपना आंसर टिक कर दोगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि आर एक रेडियस के कारण वृत्तीय चापखंड में आई धारा प्रवाहित हो रही है। यदि चापखंड के अंदर अपने केंद्र पर 3 पाई बटा 2 रेडियन का कोण बनाती है तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। बेसिकली इसमें आपको यह पूछा गया है कि मानो कि पूरा होल सर एक अपने पास एक पूरा एक ऐसा वर्त है, ठीक है। उस वर्त द्वारा मेरे भाई याद रखना एक ऐसा वर्त है, उस वर्त का मैंने एक यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्सा काट दिया, ठीक है। यानी आप इस हिस्से को बोझो एक बार, ठीक है, इस हिस्से को बोझो, यानी इतना हिस्सा बचा तो इतने हिस्से के द्वारा यहाँ पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा, आओ निकालते हैं। आपको कुछ नहीं करना, इसके पीछे की ट्रिक बता रहा हूँ जो आरएसएल ने आपको बताई, बट मैं आपको चाहता हूँ मैं दोबारा बताऊँ उस ट्रिक को। देखो वो ट्रिक क्या है, आपको पूछेगी एक जहां पर भी ये वर्त ना मिल जाए ना, वर्त यानी कि इंग्लिश में बोलो तो सर्कल, जहां पर भी आपको ये सर्कल ना मिल जाए मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला लगा देना, म्यू नोड अपॉन 4 पाई थीटा बटे आर आई, बस ये फॉर्मूला लगा देना। आर क्या, आर है उसकी रेडियस, थीटा है केंद्र पर उसके द्वारा बनाया गया कोण। अब आपका आंसर सर केंद्र पर उसके द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, भाई ये क्वेश्चन में दिया गया होगा। अब इस क्वेश्चन में अपने पास 3 पाई बटा 2 है तो इसका मतलब एक साइड में थीटा अपने को 3 पाई बटा 2 रखना है, बस ये मेरे को समझाना था। तो होगा सर म्यू नोट अपॉन 4 पाई। अब थीटा कितना है सर, थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास अपने पास 3 पाई अपॉन 2, तो 3 पाई अपॉन 2 आर और आई के पीरियड लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ओके। अब बस कुछ नहीं करना सर, ये होगा यहाँ से अपने पास 3 बटा 8 म्यू नोट अपॉन पाई, ठीक है, और आई आर, ओके। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है कि म्यू नोट अपॉन अपन 3 बटा 2 म्यू नोट आई अपॉन पाई आर। ये आपका क्वेश्चन था, आपका आंसर था। इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं ज़्यादा, समझना चाहो तो बस इसी फॉर्मूले को याद रखना है। इसी फॉर्मूले के आधार पर आप किसी भी प्रकार की आप अपने क्वेश्चन निकाल सकते हो। आगे और क्वेश्चन उसको भी बताऊंगा, बट थोड़ा यहाँ से समझ लो, आगे थोड़ा फास्ट लूंगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक लंबे धारावाही चालक के समीप r दूरी पर स्थित एक बिंदु पर चुंबक की क्षेत्र तीव्रता b है, तो r/2 पर कितनी होगी। भाई एक लंबा धारावाही चालक तार है, सबको पता है कि सर उसके द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मानो एक लंबा धारावाही चालक तार है ये मार्कर, इसके द्वारा यहाँ पर एक कोई बिंदु मेरा, अब देखना दो मेरी हथेली यहाँ पर एक कोई बिंदु है, तो इसके बीच की जो ये दूरी होगी ना, तो इसके द्वारा इस मार्कर द्वारा इस बिंदु पर उपस्थित जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। यानी यहां से बोल सकता हूं सर b समानुपाती होता है, b समानुपाती 1/r, यानी अगर r अपना r/2 हुआ है तो सर b दोगुना हो जाएगा। अगर मैंने दूरी को आधा किया है तो सर जो b है वो दोगुना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन आपका सी होगा। भाई ऐसे क्वेश्चन को माइंड में किया करो, मैं तो अभी कहता हूं माइंड में किया करो। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे मत किया करो, b1 अपॉन b2 बराबर r1 अपॉन r2, भाई बहुत टाइम वेस्ट होता है। ऐसे क्वेश्चन सबको पता है कि यार अगर r अपना r/2 हुआ तो ऑब्वियसली b अपना 2/2 मतलब 2b हो जाएगा ना। ऐसे कैलकुलेशन माइंड में किया करो, तभी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी मतलब सी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि आर रेडियस की एक वर्ताकार कुंडली, उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो अब आपका आंसर होगा कि सर हमें इस एक बार आप हमें कृपया करके इस फॉर्मूले द्वारा इसके सेंटर पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता वो बता दो। तो चलो बता देता हूँ। देखो अब मानो ये कोई बिंदु है, ठीक है, ये कोई बिंदु मान लेता हूं। अब इसके द्वारा बाहरी एक कोई वर्त है, तो मेरे को ये बताओ सर इस बिंदु द्वारा, ये बिंदु है, इसके द्वारा इस जो वर्त है इसके केंद्र पे बनाएगा कौन कितना होगा। सर ऑब्वियसली 2 पाई होगा ना, एक बिंदु है तो बिंदु के बाहर एक बनाएगा कौन 2 पाई तो होता है, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो थीटा है उसकी 2 पाई रख दो, ठीक है। ये अभी फॉर्मूले से बता रहा हूँ, बाद में अगर हो सकता है तो आप इसको याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन 4 पाई आर, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, यहाँ से काट दो इसको, नीचे 2 बच जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है।
बस ये पूछा है कि जो जो ये बी है, सबको पता है सर बी, यहाँ से बी समानुपाती 1/r हो गया, यानी कि सर जो बी है वो आर की व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर होगा सर आर की व्युत्क्रमानुपाती होगा, या फिर एल ही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, परिनलिका के अंदर क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? इसकी ऑप्शन अगली स्लाइड में है। देखो, जो परिनलिका होती है इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है मेरे दोस्त, भाई नहीं पता तो याद कर लेना। एक परिनलिका द्वारा यानी कि एक सोलेनोइड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, सबको पता है सर, अगर अपने पास कोई एक परिनलिका है, मतलब परिनलिका है, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा 0, बट नहीं, अंदर होगा अधिकतम, बाहर होगा 0, यानी कि उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र वो अधिकतम होगा, यानी बहुत ही हाई पावर का चुंबकीय क्षेत्र होगा। इतना ही होगा कि मानो अगर ये मेरे पास एक मार्कर है और अगर ये सोलेनोइड है, तो अगर इसमें इस मार्कर के अंदर कोई लोहे की रोड मतलब लेके जाता हूं, तो वही वो लोहे की रोड चुंबकीय प्रवृत्ति हो जाएगी, यानी वो लोहा चुंबक में तब्दील हो जाएगा। इतना हाई पावर का मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर, ठीक है। तो इस आपको ये चीज को याद रखना है कि अगर कोई अपने पास सोलेनोइड है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा, बाहर 0 होगा, बस, ठीक है। अब देखो, इसके लिए फॉर्मूला होता है, बेसिक सा फॉर्मूला सबको पता होगा, बी बराबर होगा म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट एन आई। अब भाई म्यू नॉट है, एन आई है, अब मैं अगर इसको थोड़ा आगे लिखना चाहूँ तो सर म्यू नॉट होगा म्यू नॉट अपॉन कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन आई, यानी कि यहाँ से ये इस फॉर्मूले से ये निकल के आता है कि इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वह इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या सर? लंबाई का तो इसमें कोई जिक्र नहीं है, लंबाई का कोई जिक्र, हाँ लंबाई का जिक्र हो सकता है, वो लंबाई अपने पास जब ये दिया गया हो। पहले अगले ऑप्शन को पढ़ो। अगले ऑप्शन ने लिखा कि इसकी जो धारा है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये तो अपना सही है। यहाँ से इसमें फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, हाँ सर ये अपना ये भी सही। तो इसमें धारा की व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि सर देखो इसमें अपने पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? फिर देखो दोबारा पढ़ते हैं अपने ऑप्शंस को। इसमें ये बोला गया कि पहले ऑप्शन की इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। सर लंबाई के अनुक्रमानुपाती, सर लंबाई का तो कोई व्यापक जिक्र ही नहीं है। अगर बताऊं सर लंबाई का कोई जिक्र नहीं है, बट अगर आप समझना चाहो सर लंबाई के अनुक्रमानुपाती नहीं है, लंबाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो अपना ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। पहले अपन जो क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, पढ़ने लगा अनुक्रम से, ठीक ओके। और जो बी है उसमें ये बोला गया कि इसकी धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ सर, जो धारा उसके समानुपाती होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। अगला पढ़ते हैं, इसमें फेरों की कुल संख्या की व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर फेरों की कुल संख्या की व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, ये फेरों की कुल संख्या के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सी भी गलत होगा, और ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, क्योंकि इस धारा के समानुपाती होता है। आप मेरे तक कंफ्यूज हो सकते हो इस क्वेश्चन की, मैं भी एक बार कंफ्यूज हो गया था। क्यों? क्योंकि मैंने जो ऑप्शन था थर्ड उसको गलत पढ़ लिया था, तो एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन को सही से पढ़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, संलग्न चित्र, अच्छा क्वेश्चन है मेरे तो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये 100% गलत होगा आप लोग। आओ करते हैं, देखो एक संलग्न चित्र में ए बी भाग में जो धारा है प्रवाहित होने के कारण जो केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? देखो अब मेरे को ये बताओ मेरे भाई, देखो ये इस प्रकार से एक डायग्राम अपने पास, ये ए बी है और इस हिसाब से आकर ये ए बी है, ठीक है, और यहाँ पर ओ है, ओके। अब देखो यहाँ से लेकर ए, ये बी हो गया और ये हो गया अपना सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को ये बताओ मेरे दोस्त कि अगर मैं ए बी को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से मैं बढ़ाता हूँ, तो आपने इस चीज़ को तो हमेशा पढ़ा होगा कि अगर ये मार्कर मेरे पास एक कोई मतलब वायर है, तो इस मार्कर की एक्स, अब इस मार्कर देखो, अगर मार्कर ऐसे स्थित है तो इसका एक्स इधर होगा, यानी कि इस हिसाब से इसका एक्स होगा, ठीक है। तो अगर इस मार्कर के एक्स पर मैं इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालता हूं, तो सबको पता है सर उस मार्कर का उस चुंबकीय जो एक्स है, मतलब मार्कर के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इसके बीच का जो कोण है वो 0 हो जाएगा। यानी कि बायो-सावर्ट ने क्या बोला था? सर बायो-सावर्ट ने ऐसा बोला था, किस हिसाब से अपना एक वायर है, उस वायर द्वारा यहाँ पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र बी है मान लो, ओके, तो इसका जो कोण है ना भाई, इस कोण पर डिपेंड करता है। अब देखो, जब ये कोण इस हिसाब से यहाँ से मिटकर ये कोण अगर ऐसा आ जाए, मानो ये यहाँ पर स्थित हो, तो देखो अगर ये यहाँ पर स्थित हो, तो यहाँ पर अगर ये बिंदु आ जाए तो इसका कोण तो वो अपने आप ही वो 0 हो गया ना। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी वायर हो चाहे कुछ भी हो, उसके एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो हमेशा 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि सर ये ओ बिंदु ए बी के एक्स पर स्थित है। इसका मतलब ये होगा कि ए बी द्वारा ओ बिंदु पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। बट अगर वहीं मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इसमें जो ये सी डी एस के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु ओ पर कितना होगा, आपको आंसर कमेंट करना है। मेरा क्वेश्चन सुनो, क्या बोला मैंने कि ए बी द्वारा ओ बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो 0 होगा, क्योंकि ये इसके एक्स पर स्थित है। वहीं अगर मैं पूछूं कि सी डी द्वारा ओ बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, आपको आंसर कमेंट करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन मेरा सुनो कि अगर मैं ए बी द्वारा तो होगा 0, बट अगर वहीं पर मैं बात करूं सर बी सी द्वारा, क्या बी सी के एक्स पर स्थित है? सर बी सी के एक्स पर स्थित नहीं, क्योंकि बी सी का एक्स इस हिसाब से एक मतलब कि वो है राउंड शेप में। इसका मतलब ये कि जो बिंदु ओ है ये बी सी पर स्थित नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि सर इस बी सी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो तो 0 होगा, मतलब सॉरी वो 0 नहीं होगा, कुछ तो अवश्य होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से बात इतनी आती है सर आपके होगा कितना,
चलो निकालते हैं। सबको पता है मेरे दोस्त कि एक गोल राउंड है, उसके द्वारा उसके केंद्र पर बना गया चुंबकीय क्षेत्र कितना मतलब बना गया चुंबकीय मतलब जो कोण है वो होता है 2 पाई का, ठीक है। और वहीं अगर मैं इसको आधा कर दूं ऐसे काट कर, तो ये आधा हो गया। इसका मतलब ये है कि सर इसका जो कोण है वो भी आधा होगा, यानी सर इसको मैं आधा कर दूं सर इसका पाई आता है। यानी कि अगर BC द्वारा, मानो ये BC है, तो BC द्वारा इस बिंदु पर बनाया गया कोण कितना होगा सर, वो पाई होगा। बस अपना यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो अगर मैं B निकालता हूँ, BC, ठीक है, वो कितना सर वो होगा μ0/4 पाई। अब सर थीटा कितना, सर थीटा अपने पास पाई है, तो पाई I/R, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तो μ0 I/4R आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि जो CD द्वारा उत्पन्न कितना होगा, आंसर कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखो 2 मीटर सीधे लंबे 2 मीटर एक सीधे तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसके तार के एक्स पर तार की मतलब कि एक्स पर तार के किसी बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, आंसर कमेंट करना। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करना। सबको आंसर कमेंट करना है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो, एक आंतरिक रेडियस स्मॉल r वाली तांबे की एक जो मतलब नली है, उसमें धाराएं प्रवाहित हो रही है, तो जो तांबे की जो नली है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। मैंने क्लास स्टार्टिंग पहले क्वेश्चन में जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखो चलो इसका आंसर बता देता हूं। मैंने क्या बताया था कि अगर अपने पास कोई खोखला वायर है, तो खोखले वायर द्वारा उसके बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बट उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। तो क्या जो ये अपने पास ये खोखली अपने पास मतलब ट्यूब है, ये खोखली ट्यूब है, तो ये अंदर से खोखली है, इसका मतलब ये है कि सर इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। तो हमें यही पूछा गया कि उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। ऑप्शन नंबर D सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक R रेडियस की एक वर्त के केंद्र पर π/2 का कोण बनाती है, तो इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो केंद्र चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। भाई इसी फॉर्मूले पर बेस्ट है, मतलब μ0/4 पाई थीटा बटे R × I, इसी पर बेस्ट है, थीटा का मान दिया गया। आंसर कमेंट करना। भाई ये होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप होमवर्क करो मेरे दोस्त, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखो, एक लंबी धारावाही प्रणालिका के में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखो अगर एक लंबी धारावाही प्रणालिका है, तो उसके लिए बस यही फॉर्मूला होता है। अगर एक लंबी धारावाही प्रणालिका है, तो उसके द्वारा B बराबर μ0 NI होता है, ठीक है। तो इसमें इसकी प्रत्येकांक लंबाई की फेरों संख्या पर डिपेंड करता है। सिर्फ प्रत्येकांक लंबाई फेरों संख्या मतलब होता है सर इसके स्मॉल n का मान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर B है, उसमें प्रवाही धारा सर इसके ऊपर भी करता है। ऑप्शन नंबर C बोला कि सर ये प्रणालिका के अर्धव्यास। अब प्रणालिका का अर्धव्यास का क्या मतलब सर, जो प्रणालिका जो रेडियस होती है उस पर। तो क्या इस फॉर्मूले में रेडियस का कहीं पर भी जिक्र है कि नहीं सर, इसका जिक्र नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई के आप इतना मोटा पाइप लो या फिर इतना मोटा पाइप लो, अगर उस सभी में बहने वाला जो धारा वो समान है और सभी की प्रत्येकांक लंबाई में उपस्थित जो फेरों की संख्या वो समान है, तो भाई उनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान भी समान होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C सही है कि जो रेडियस है उस पर डिपेंड नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखो, एक लंबे धारावाही चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो I द्वारा प्रवाहित होने पर स्मॉल r जो दूरी है उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान वो 0.4 टेस्ला है, तो 2r जो दूरी पर कितना हुआ। भाई बेसिक सा कॉन्सेप्ट आराम से बता सकते हो सर। B समानुपात होता है 1/r। अगर हमने r को 2 गुना किया है तो B है वो आधा हो जाएगा, B/2 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले B कितना था सर, पहले B अपने पास 0.4 था, 0.4 का आधा कितना सर 0.2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका A सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन था, अभी बता सकूँ। एक टेस्ला किसके इक्वल है भाई, एक टेस्ला किसके इक्वल है। तो देखो भाई ये जो टेस्ला है ये बड़ी अपने पास होती है, यूनिट होती है। यानी जो टेस्ला है ये चुंबकीय क्षेत्र B की ऐसा यूनिट है, और जो गाउस है वो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी सीजिस पत्ती है। यानी इसका मतलब ये होगा कि सर जो ये टेस्ला है ये गाउस से बड़ा होगा। यानी इसका मतलब ये है कि सर 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गाउस होता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका C सही। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो भाई इसी क्वेश्चन को याद रखा करो। ये कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं होते, बस इनको याद ही करना पड़ता है मेरे दोस्त, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। देखो एक सीधे लंबे धारावाही चालक तार में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो अगर तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। भाई इजी क्वेश्चन, सेम इसी फॉर्मूले पर बेस्ट है। दूरी को 5 गुना किया गया, इसका मतलब ये है कि सर जो B है वो B/5 हो जाएगा, ठीक है। तो बस पहले अपने पास कितना था सर, पहले अपने पास तो चुंबकीय जो क्षेत्र है वो अपने पास B/5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका B/5 नहीं, ओके। जो दूरी है वो अपने पास 4r की, मतलब जो दूरी है देखो B समानुपाती होता है 1/r। यानी r को पहले 5 थी, फिर 20 किया गया। इसका मतलब सर ये कितना गुना होगा सर, ये अपने पास जो r है वो 4 गुना हो गई, यानी r है वो 4r हो गई। अगर r 4r हो गई, इसका मतलब ये सर B है वो B/4 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका
हाँ, ऑप्शन आपका बी सही है भाई। इजी क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन को इस हिसाब से किया करो आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले बता सकूँ, अभी मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट हो फिर पूछ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको उत्पन्न करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है। तो देखो पहला ऑप्शन पढ़ो कि एक गतिमान आवेश, हाँ सर, एक गतिमान आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है, और साथ साथ एक गतिमान आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी को पढ़ो कि एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, हाँ सर, एक जो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होता है वह भी अपने पास, वह भी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सकता है। यानी कि अगर अपने पास एक परिवर्तित विद्युत क्षेत्र है तो उसका मतलब ये हुआ कि मेरे दोस्त की वो चुंबकीय जो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र वो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। इसका मतलब ए और बी दोनों सही है। इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी बहुत ठीक, ऑप्शन नंबर डी आका। देखो चुंबकीय मतलब पारगम्यता इकाई क्या होती है भाई, चुंबकीय पारगम्यता इकाई आपको याद रखने में, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट याद रखना पड़ता है, बाकी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। तो चुंबकीय पारगम्यता इकाई होती है हेनरी प्रति मीटर, यानी हेनरी प्रति मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही भाई। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं आप लोग, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको याद रखना भाई। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो अपने नोट्स बना लो, बार बार रिवाइज करो उनको, ठीक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी आवेशित कण की एक सार चुंबकीय क्षेत्र में जो उसकी जो वर्तीय पथ है उसकी रेडियस किसी समानुपाती होती है। भाई सबको पता है जो वर्तीय पथ की जो रेडियस है आर बराबर होता है mv/qb, ठीक है, mv/qb, ठीक है। mv क्या होता है, mv होगा संवेग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है कि कण के संवेग के समानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर बी। mv/qb मतलब mv है वो p के बराबर होता है, p/qb होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय जो परिणामी बल किस प्रकार से अनुभव करता है, इसको समझते हैं। देखो एक आवेशित, थोड़ा सा क्वेश्चन इसको समझो। देखो एक आवेशित कण है, उसमें वह मतलब एक आवेशित कण है तो वह बल को कब अनुभव करेगा, यानी कि एक आवेशित कण है वो मतलब कण है, तो मतलब ये कि सर उस पर जो लगने वाला बल है वो क्वाब साइन थीटा होगा, ठीक। अगर कोई छड़ होती है उस पर बिल साइन थीटा लगता है, बट अगर कोई कण है तो उसके ऊपर क्वाब साइन थीटा लगेगा, यानी जो एफ है वो बराबर होगा QVB साइन थीटा, यानी कि QVB है। और जो साइन थीटा किसके बीच का कोण होती है सर, साइन थीटा QV/B होता है, ठीक है, ओके। अब देखो अपने ऑप्शन को पढ़ते हैं कि जब क्षेत्र की मतलब उसकी मतलब जब अपने पास जो बी है उसकी डायरेक्शन में वो गति करे, नहीं सर ये भी गलत है, क्योंकि अगर इसकी डायरेक्शन में अगर वो गति करेगा कौन है वो जीरो हो जाएगा, तो ये अनुभव नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी को पढ़ते हैं कि जो क्षेत्र के विपरीत, देखो अगर उसकी डायरेक्शन में करो या फिर उसके विपरीत करो, बात तो एक है ना, अगर वो विपरीत अगर वो गति करेगा तो थीटा वो 180 हो जाएगा। अगर थीटा 180 है तो इसका मतलब ये है कि साइन 180 की वैल्यू भी अपने पास वो जीरो होती है ना, हाँ होती है सर, जीरो होती है 180, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा सर ऑप्शन नंबर ए और बी अपने पास बहुत रॉन्ग है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी में ये बोला गया है कि जो क्षेत्र की जो ये बी है उसका वेग है वो एक दूसरे के लंबवत हो, अगर एक दूसरे के लंबवत होंगे तो कोण बीच का कोण 90 डिग्री बनेगा। अगर कोण 90 डिग्री बन रहा है मतलब ये जो अनुभव करने वाला जो बल है वो अधिकतम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो पढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो कि एक साइक्लोट्रॉन में बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इतने की चाल से वो गति करता है, लंबवत गमन करता है, अचानक इतना हो जाए तो पथ की जो रेडियस है आर का मान कितना हो जाएगा। देखो पथ की रेडियस वो mv/qb है, ठीक है। और उसमें ये बोला गया है कि सर जो b है वो b/2 हो गया। अब मेरे को ये बताओ कि सर r समानुपाती 1/b/2 हो गया, मतलब 1/b है। अगर ये b/2 हो गया इसका मतलब ये है कि सर देखो b अगर आधा हो गया तो r अपना दोगुना हो जाएगा, यानी r 2r हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी बढ़कर 2r हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन तो भाई याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 100% आएंगे, आ सकते हैं 100% आएंगे। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में आप R1 R2 मत लगाया करो, बस सीधा यहीं से देखना है कि अगर देखो B अगर इसके समानुपाती होता, अगर R समानुपाती B होता तो अगर B/2 हुआ तो R भी R/2 होता। बट यहाँ पर ये है कि जो B है इसकी इनवर्सली प्रपोजन है, इसका मतलब सर अगर B/2 हुआ तो R अपना 2R होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक जो लोरेंज बल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है सर। जो लोरेंज बल है डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो देखो F बराबर होता है QB प्लस QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है, यानी कि जो विद्युत बल है और जो चुंबकीय बल है उन सबको जोड़ देते हैं दोनों को, तो अपने पास लोरेंज बल आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, कहीं कहाँ गया ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का एक अल्फा कण एक समान विभवांतर से गतिशील हो तो लंबवत पर तो उनकी जो गतिज ऊर्जा उसका अनुपात कितना हो। भाई देखो ये गतिज ऊर्जा है और हमारे पास यहाँ पर जाएगा विभवांतर। अब भाई देखो अगर आवेश है, विभवांतर है और जो गतिज ऊर्जा है, इनमें संबंध क्या होता है सर, आवेश और जो ये विभवांतर होता है और जो कार्य होता है, यानी कि W
और क्यू वी में संबंध होता है। सबको पता है सर डब्ल्यू बराबर होता है क्यू वी। अब देखो यहीं से ये मैंने कैसे निकाला सर, जब वी बराबर होता है डब्ल्यू, देखो वी बराबर क्या होता है सर, वी बराबर होता है कि एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने में जो किया गया कार्य होता है वो डब्ल्यू होता है, मतलब जो वी होता है, यानी वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर क्यू वी हो गया, ठीक है। और जो डब्ल्यू है वो एक प्रकार की जो किया गया कार्य है उसकी जो गतिज ऊर्जा में समान मतलब आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ सर, जो काइनेटिक एनर्जी के ई वो बराबर हो जाएगा क्यू इंटू वी। यानी कि जो यहाँ से जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है अगर उसका विभवांतर समान है तो इसका मतलब ये सर जो काइनेटिक एनर्जी है वो Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 में विभाजित हो जाएगा। अब देखो पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश कितना सर, प्रोटॉन का आवेश होगा। अब जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन अपने पास है ड्यूट्रॉन। अब भाई ये क्या होता है, ये प्रोटॉन का समस्थानिक होता है, इसको हम आगे आने चैप्टर से पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है 1s2, यानी कि जो अपने पास ड्यूट्रॉन है उसका आवेश एक होता है सर, उसका आवेश एक होगा, ठीक है। बट जो अल्फा कण तो उसका आवेश कितना सर, अल्फा कण का आवेश 2 होता है, तो 1:1:2 ऑप्शन नंबर आपका डी। भाई देखो अगर मेरे को ये क्वेश्चन करना होता भाई मैं माइंड में कर लेता, मेरे को ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ती। कब भाई अच्छे क्वेश्चन को अच्छा कॉन्सेप्ट से क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ देखो, एक इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ पर चुंबकीय क्षेत्र बी में वी चाल से आर रेडियस के वर्ताकार पथ में अगर वो गति कर रहा है तो ई अपॉन एम। अब मेरे को ये बताओ मेरे भाई ई अपॉन एम क्या होता है। भाई मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मतलब वीडियो में बताया था, तो ई अपॉन एम होता है, ये होता है विशिष्ट चार्ज। और विशिष्ट चार्ज का स्पेसिफाई चार्ज का मतलब क्या होता है सर, स्पेसिफाई चार्ज का ये मतलब होता है कि जो चार्ज है उसमें जो भी चार्ज है उसमें उसके मास का अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो स्पेसिफिक चार्ज बन जाता है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज में अगर इलेक्ट्रॉन में मास का डिवाइड कर दोगे तो आपको स्पेसिफिक चार्ज मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो चलो निकालते हैं, ई अपॉन एम निकालना, तो बस कुछ निकालना मेरे भाई आपको ई अपॉन एम, यानी ई अपॉन एम का क्या मतलब होगा। सबसे पहले एम तो निकालते हैं, आर बराबर होता है एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है, एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है, ओके। अब यहाँ से मेरे को क्या निकालना सर, यहाँ से मेरे को पहले मैं काम करो सर, मेरे को यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालूँ सर। जो क्यू है वो ई में, ई और क्यू बात एक होती है ना सर। अब यहाँ से मैं क्यू निकालता हूँ सर, क्यू बराबर हो गया एम वी अपॉन आर बी, ठीक है। अब मेरे को ये जो क्यू है वो ई के बराबर होता है, क्योंकि सर यहाँ पर ये बोला गया सर एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो यहाँ पे ई आ गया। अब मेरे को ई अपॉन एम निकालना, तो ई अपॉन एम कैसे निकालूंगा, बस मेरे को इसमें एम वी अपॉन क्यू बी में मेरे को एम का डिवाइड कर देना है। अगर मैं एम का डिवाइड करता हूँ सर, ये एम यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से एम काट दूंगा, तो सर वी अपॉन क्यू बी हो जाएगा, ठीक। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका वी अपॉन क्यू बी नहीं, वी अपॉन बी आर, ये पॉइंट बी आर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अच्छा क्वेश्चन ना मेरे दोस्त, इजी नहीं है ऐसे क्वेश्चन, अगर आपको इजी लग रहा है इसका मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, बट अगर कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होने के बाद अगर इजी लग रहा है इसका मतलब आप बहुत बड़ी गलती करो, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एम द्रव्यमान एम क्यू आवेश के एक वर्ताकार मतलब एक आवेशित कण बी जो तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र आर में वर्ताकार पथ पर गतिमान है, उसकी आवर्ती कितनी होगी। सर आवर्ती निकालने के लिए सबसे पहले हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए, क्योंकि सर टाइम पीरियड का उल्टा तो आवर्ती होती है ना। तो सर वो टाइम पीरियड कितना होता है सर, टाइम पीरियड होता है अपने पास टी बराबर, अगर कोई इलेक्ट्रॉन वर्ती पथ पर गति कर रहा है तो उसके लिए टाइम पीरियड होता है सर टी बराबर 2πm अपॉन क्यू बी, टी बराबर होता है सर 2πm अपॉन क्यू बी, ठीक है। अब मेरे को आवर्ती निकालनी है, इसका मतलब ये है सर मेरे को इसका उल्टा करना है, तो उल्टा कर देता हूँ, एन बराबर होगा सर क्यू बी अपॉन 2πm। अब आपको यहाँ से ये कमेंट करना सर इसकी कोणीय आवर्ती कितनी होगी, यानी डब्लू का मान कितना होगा सर, डब्लू यानी तो कोणीय आवर्ती ओमेगा का मान कितना होगा, आप सभी के लिए होमवर्क है, कमेंट करना, इजी क्वेश्चन आराम से बता सकते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका क्यू बी अपॉन 2πm, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए कण का वेग बढ़ता है तो उसकी वर्तीय पथ की रेडियस, भाई देखो वर्तीय पथ की रेडियस और वेग में क्या संबंध होता है, तो आर बराबर होता है सर एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। अगर v बढ़ेगा तो r भी बढ़ेगा, इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो अगर वेग बढ़ेगा तो उसकी रेडियस भी बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण की कोणीय आवर्ती किस पर डिपेंड नहीं करती है। अब देखो आवेशित कण की कोणीय आवर्ती आप लोगों को कमेंट करना है, उसके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ सर, डब्ल्यू बराबर होगा सर अपने को कुछ निकालना है, यहाँ पर हमें 2π से मल्टीप्लाई करना है, इसको सर होगा क्यू बी अपॉन एम, ठीक है। तो कोणीय आवर्ती आई आप सभी ने कमेंट कर दी होगी, तो देखो ओमेगा बराबर होगा सर क्यू बी अपॉन 2π, मतलब क्यू बी अपॉन एम। अब मेरे को ये बताओ सर कोणीय आवर्ती किस पर डिपेंड करती है, सर चार्ज पर करती है, चुंबकीय क्षेत्र पर करती है और उसके मास पर करती है। तो क्या इसकी चाल पर डिपेंड करती है सर, नहीं, ओमेगा टाइम पीरियड और जो मतलब आवर्ती यानी कि कोणीय आवर्ती एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड और जो केवल फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी चाल पर डिपेंड नहीं करेगी, यानी जो वी पर डिपेंड नहीं करेगी मेरे दोस्त, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है, उसी चाल पर डिपेंड नहीं करती, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो,
देखो गतिशील इलेक्ट्रॉन की गति निम्न में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? देखो निम्न में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है। देखो आप देखो मेरे को ये बताओ मेरे भाई कि अगर इलेक्ट्रॉन की गति, अब अगर कोई साइक्लोट्रॉन मतलब किसी साइक्लोट्रॉन में, या फिर अगर चलो कोई साइक्लोट्रॉन नहीं है, आपको ऐसे बता रहा हूँ कि अपने पास दो फील्ड होते हैं, एक होता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब अगर कोई आवेशित कण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों में वो गति कर रहा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का काम तो ये होता है मेरे भाई कि उसको वेग प्रदान करना, यानी कि उसको मतलब उसको आगे की तरफ बढ़ाना, यानी उसको त्वरित करना, ठीक है, त्वरित यानी एक्सेलरेट करना। और जो एम है यानी जो बी है, उसका काम ये होता है कि उसको वर्तीय पथ में गति करवाना, यानी वर्तीय पथ में गति करवाना। अब मेरे को ये बताओ कि अगर आप उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को आरोपित कर रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि, या फिर अगर आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब बढ़ा रहे हो या फिर उसको आप घटा रहे हो, इसका मतलब ये होगा कि सर उसकी गति डेफिनेटली प्रभावित होगी। तो आपने जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको तो काट दो, ऑप्शन नंबर ए भी कट गया, ऑप्शन नंबर मतलब ए भी कट गया और ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। अब बची वो बी और डी। अब देखो सबसे पहले ये बताओ कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल पर लंबवत आरोपित हो रहा है, तो वह उसके वर्तीय पथ पर वह उसको मतलब वो उसको एक गति करवाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई मानो पहले तो कण ऐसे जा रहा था सीधा, और यहां पहुंचने पर हमने उसके ऊपर एक लंबवत चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर दिया, इसका मतलब ये होगा कि वो बाद में वो वर्ताकार पथ पर ऐसे गति करने लग गया। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित करते हैं, या फिर हम उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को अगर उसके परपेंडिकुलर आरोपित करते हैं, तो दोनों ही स्थिति में मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे आप कैसे भी आरोपित करो, बट आपने अगर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आरोपित किया वो भी लंबवत, तो उसकी गति प्रभावित होगी भाई, विद रीजन बता रहा हूं। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप उसके मतलब ऑप्शन नंबर मतलब ए भी गलत हुआ, सी भी गलत हुआ और डी भी गलत हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि उसकी गति की डायरेक्शन में मतलब तो मैग्नेटिक फील्ड को आरोपित करना, ठीक है। तो इससे ये निकल के आता है कि मानो किसी कण का वेग वो डायरेक्शन में है और आरोपित किया गया जो चुंबकीय क्षेत्र वो है डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये है कि इनके बीच का बना हुआ कोण 0 हो गया, और इनके बीच के बने हुए कोण का मान अगर 0 है तो उसकी गति अप्रभावित होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। भाई देखो हर एक चीज को विद एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, इतना एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपके लिए कोई दो चीजें मैंने आपको होमवर्क दिए, तो ओके भाइयों, अपना जो ये मतलब कि हो सका है सब कुछ खत्म हो चुका है सभी क्वेश्चन, ठीक है। हमने आपको जो होमवर्क दिए दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, बाकी आपकी इच्छा। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।